Good afternoon, sir. Good afternoon. दोनों 7 और 8 मार्च है ना? Yes, sir. तो इसलिए एसी की शुरुआत कर रहे हैं। कॉमन टॉपिक ईएमआई में Yes, sir. एक बैच में थ्योरी कंप्लीट हो गई है, प्रॉब्लम्स आपके डिस्कस करने हैं। दूसरे बैच में जो है प्रॉब्लम्स भी कराने हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी बाकी है। तो इसलिए हमने कहा कि दोनों को कॉमन एक टॉपिक को उठाया जाए और वो एसी का शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड ईएमआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एसी के लिए है, उतना इंफॉर्मेशन आपको दिया जा चुका है दोनों ही बैच में। देख लेते हैं 2-4 मिनट और लोग आते हैं तो फिर शुरू कर रहे हैं। चलो भाई, शुरू करते हैं ना। आते रहेंगे लोग धीरे धीरे। अल्टरनेटिंग करंट। पिछले चैप्टर्स में जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन किए हैं, वो सबको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्योंकि जो भी सर्किट एलिमेंट था, उस सर्किट एलिमेंट में जो डायरेक्शन ऑफ द करंट थी, दैट वाज नॉट गोइंग टू चेंज। इवन कि जब आप कैपेसिटर के लिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे, या इंडक्टिव सर्किट में जो है राइज या डीके ऑफ करंट की बात कर रहे थे, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज चेंजिंग, बट जो डायरेक्शन ऑफ द करंट था दैट वाज यूनिक, है ना। अगर लेफ्ट टू राइट किसी सर्किट एलिमेंट में करंट फ्लो कर रही है अभी इस इंस्टेंट पे, तो आगे किसी भी इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन ऑफ द करंट था दैट वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इटसेल्फ। ठीक है ना। डायरेक्शनलिटी ऑफ द करंट जो है वो बदल नहीं रही थी। तो इस तरीके की जो करंट होती है जिसमें यूनिडायरेक्शनल करंट का फ्लो होता है, उसको हम लोग डीसी कहते हैं या डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है ना। तो जहां कहीं भी हमारा सोर्स जो होगा, उसकी जो पोलैरिटी होगी वो फिक्स होगी। यानी कि एक इंड सोर्स का हायर पोटेंशियल पे, दूसरा इंड जो है लोअर पोटेंशियल पे एट ऑल टाइम मेंटेन रहेगा। मे बी दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग, बट जो पोलैरिटी का नेचर है कि एक हायर पे है, दूसरा जो है लोअर पे है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल से मतलब नहीं। ठीक है ना। एक अगर हायर पे है, दूसरा लोअर पे है, तो ऑलवेज पहला वाला जो सरफेस है वो हमेशा हायर पे होना चाहिए, दूसरा वाला हमेशा लोअर पे। तो इस तरीके का जो भी सोर्स होगा, उसके इन्फ्लुएंस में जो हमारे सर्किट एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो करेगी, दैट विल बी डीसी, या इसको आप डायरेक्ट करंट कहेंगे। ठीक है।
और अगर हमारे सर्किट एलिमेंट के थ्रू जो करंट है उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली या पीरियोडिकली कहिए, पीरियोडिकली जो है वो चेंज हो रहा हो, यानी कि कभी लेफ्ट टू राइट है करंट, तो अगले क्षण आपको ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, फिर लेफ्ट टू राइट हुआ, फिर राइट टू लेफ्ट हुआ, है ना। तो कंटिन्यूअस जो है आपको डायरेक्शनलिटी में चेंज आपको अपीयरेंस में आ रहा है। तो इस तरीके की जो करंट होती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। इफ द directionality of current सर in a सर हाँ बोलो। सर रिकॉर्ड कर देंगे क्या क्लास आज? क्या हो गया? सर वो गणेश का भी कॉल आया था तो उसको MS टीम्स का लॉक हो गया है, तो उसको चल नहीं रहा आज। किसका? गणेश का। अच्छा अच्छा, चलो कर दिया, रिकॉर्डिंग में लगा दिया। थैंक यू सर। ठीक। तो इफ द डायरेक्शनलिटी ऑफ करंट इन ए पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट सर्किट एलिमेंट का मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। सर्किट एलिमेंट इज चेंजिंग पीरियोडिकली when that current is known as alternating current। ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी सर्किट एलिमेंट में फ्लो कराना है तो उसके लिए जो भी हम अपने सोर्स को अप्लाई करेंगे उस सोर्स की पोलैरिटी भी जो है वो बदलती रहनी चाहिए, है ना। कभी एक इंड जो है हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, कभी दूसरा इंड हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। इस तरीके से पोलैरिटी ऑफ द सोर्स जो है अगर चेंज हो रहा है तो उसके इन्फ्लुएंस में जो हमारे सर्किट एलिमेंट के थ्रू करंट जाएगी वो अल्टरनेटिंग होगी। ठीक है। फॉर इट टू हैपन यस सर। for it to happen, the polarity of the source should be changing। और इस तरीके का जो सोर्स होता है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं, है ना। सोर्स ऑफ दिस टाइप इज नोन एज अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है। पोलैरिटी बदलनी चाहिए सोर्स की, वो हमारी जो होगी वो अल्टरनेटिंग सोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और बड़ी सिंपल सी बात यह है कि इस तरीके का जो सोर्स है उसको जनरेट करना या बनाना भी बड़ा सिंपल है ना। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो जानते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जस्ट एक समझने के लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के ये दोनों पोल्स हो गए। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है हमारे मैग्नेट का और ये साउथ पोल है।
और इन दोनों पोल के बीच में हमने क्या किया कि एक आयरन के कोर के ऊपर कॉपर की कॉइल जो है वो बाइंड कर दी, है ना। कॉपर की कॉइल जो है वो बाइंड कर दिया आयरन के कोर के ऊपर। मान लो कि जो नंबर ऑफ टर्न्स बाउंडेड है देयर दैट इज एन है, एन टर्न का कोर ऐसे हमने बाउंड कर दिया। और ये जो कॉइल है जो कॉपर की है, इस कॉइल के दो टर्मिनल्स है ऐसे निकाले, एक ये वायर है और ये दूसरा वायर है। ये दोनों जो वायर्स हैं उनका अरेंजमेंट हमने इस तरीके से बनाया कि एक इधर में रिंग रखा, जिस रिंग को केवल एक वायर टच कर रहा है, और एक इधर में दूसरी रिंग हमने रखी जिस रिंग को केवल दूसरा वायर जो है वायर टच कर रहा है। इनको हमने स्लिप रिंग कहा। और इस स्लिप रिंग से हमने दो टर्मिनल निकाले और जिसके अक्रॉस हम आउटपुट को पाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। और ये भी स्लिप रिंग हो गई दोनों। और ये जनरली कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कार्बन ब्रश कह सकते हो आप इसको। और ये हमारी क्वाइल हो गई। और किसी एक्सटर्नल मीन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में एक सर्टेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है हम लोग रोटेट करा रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने कभी जो है देखा होगा, कभी किसी पर्टिकुलर फंक्शन में आप जाते हैं तो जेनसेट यूज होता है ना, जेनसेट अभी देखा होगा, तो उसमें एक होता है इधर में डीजल इंजन, और उस इंजन से बगल में जो है एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको आप बोलते हो अल्टरनेटर। डीजल इंजन को जो है आप थ्रू फ्यूल बर्न करा के जो है वो रोटेट कराते हैं, और वो डीजल इंजन जो है वो अल्टरनेटर के जो बीच में रोटर लगा है, इस रोटर को जो है रोटेट कराने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रोटेट कराने के लिए आपने एक्सटर्नल मीन को यूज किया है, जो कि आपका डीजल इंजन हो सकता है, जो सामान्य घरों में जो है वो यूज होता है, जनरेटर वहाँ पे, या कोई पावर प्लांट है तो वहाँ पे आपकी टरबाइंस होंगी जो कि बड़े बड़े इस तरीके के अल्टरनेटिंग सोर्स को रोटेट कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो है वो यूज करी जाएंगी। वो टरबाइन आपकी हाइड्रो टरबाइन भी हो सकती है, वो स्टीम टरबाइन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का वो पावर प्लांट है। ठीक है। तो बेसिक फंक्शन किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के वर्किंग का यही है ना, कि ये हमारा एक आयरन के कोर के ऊपर बाइंडेड कॉइल हो गई, जिस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है वो रोटेट करा रहे होते हैं विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। मान लो कि किसी इंस्टेंट पे जब ये जो प्लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस समय आपने t इक्वल्स टू 0 मान लिया, एज्यूम कर लिया कि t इक्वल्स टू 0 है। तो किसी टाइम t के बाद अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया। और टी टाइम के बाद ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं क्या? यस सर। अगर आपने t इक्वल टू 0 उस इंस्टेंट पे माना है जब कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलरली ऐसे है, उस समय t बराबर 0 माना है। मान लो कि सर्टेन पहले से एंगल होगा फाई का, तो फाई प्लस ओमेगा टी हो जाएगा एंगल। यस सर। ठीक है।
तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना फ्लक्स बाउंडेड होगा अपने इस कॉइल के द्वारा, उसको अगर हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो फील्ड अपीयरेंस में आ रही है दैट इज बी, तो जो फ्लक्स बाउंडेड होगा बी इंटू एरिया ऑफ इंडिविजुअल कॉइल, मान लीजिए कि ए कहा, मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू कॉस ओमेगा टी, लिखा जाएगा क्या फ्लक्स बाउंडेड? यस सर। टी डॉट ए, यस सर। ए की जगह पे ए एन लिखा, और दोनों के बीच का एंगल, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हो गया ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी, दिस इज द फ्लक्स बाउंडेड। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि इट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ डी फाई डी टी। तो बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड, जिसकी पीक वैल्यू अगर आप देखें जीटा मैक्स, ये हमारा हो जाएगा बी ए एन इंटू ओमेगा, है ना? यस सर। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय जीटा नॉट। तो पीक वैल्यू इसको कहेंगे, पीक वैल्यू हमारा जो वोल्टेज का है अक्रॉस दीज टू वायर्स, जो इस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आवेगा वो हमने जीटा नॉट से अगर रिप्रेजेंट करा है, तो किसी टाइम टी पे जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरेंस में होगा जीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से हम लिख सकते हैं। दिस विल बी द ईएमएफ जनरेटेड यस सर। एट एनी टाइम टी। अब इस ईएमएफ को देखो तो आपको क्या मिलेगा कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, उसके लिए एक टर्मिनल जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव टर्मिनल फॉर दैट इंस्टेंट, और ये हमारा निगेटिव हो गया। अगले टाइम इंटरवल एक ऐसा मिलेगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारी जो है वो निगेटिव हो जाएगी, तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा इट विल बी द निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये वाला पॉजिटिव पे होगा एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो हमको क्या मिलेगा कि ये जो दोनों टर्मिनल हमने निकाले हैं जिसको हम एक्सटर्नल किसी सर्किट में करंट फीड करने के लिए यूज करेंगे, इसकी जो पोलैरिटी है वो समय के साथ बदलती जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरीके का हमारा जो सोर्स होगा इसको हम अल्टरनेटिंग सोर्स के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है वो टाइम के साथ बदल रही है। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो जनरली कॉमनली हम अपने घरों में यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसके लिए ये वोल्टेज को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है? क्लियर है बात? Yes. अगर जो वोल्टेज और उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट इन द सर्किट फ्लो कर रही है वो साइन या कोसाइन का फंक्शन है, जिससे रिलेटेड ही डिस्कशन मोस्टली आपको करने को मिलेगा, ठीक है ना? तो ऐसे सोर्स या ऐसे करंट को हम लोग साइनोसॉइडल सोर्स या साइनोसॉइडल एसी के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है सर? नोट कर लो। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी बोलो। सर मैं आ गया सर, अभी मैं, आप कर सकते रिकॉर्डिंग बंद। बंद कर दो। यस सर। सर और एक बार मतलब शॉर्ट में बता भी देना मतलब क्या पढ़ा है आपने। अब वो तू पढ़ लेना, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ना, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि
फिर से उसको रिपीट करने पे हो सकता है और लोगों को तकलीफ होएगी। आप देख लेना, तो थोड़े में नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सप्लेन कर देंगे ना। ठीक। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करिएगा एक लाइन, इफ voltage of source or current in circuit element ऑफ सोर्स के बाद if voltage of source or current in circuit element varies as sine or cosine function. Then that AC is known as साइनोसॉइडल एसी। ठीक है ना, उसको हम लोग साइनोसॉइडल एसी कहेंगे। जनरली जब भी हम एसी से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो वहां पे साइनोसॉइडल एसी ही होगी जनरली। बट इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि साइन या कोसाइन का फंक्शन ही केवल एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। वो जो वेरिएशन है वो कोई भी फंक्शन का हो सकता है। ठीक है, बस बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो डायरेक्शनलिटी ऑफ द करंट है या जो पोलरिटी ऑफ द सोर्स है, दैट शुड बी चेंजिंग। तो उसको हम लोग एसी का नाम देंगे। उस सोर्स को अल्टरनेटिंग सोर्स कहेंगे और उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। क्लियर है बात? यस और सर। जैसा शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी दे देते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सोर्स के लिए ऑब्जर्वेशन बना रहे हो और उसका जो वोल्टेज है वो इस तरीके से जो है वो बदल रहा है ना, इस तरीके का है वोल्टेज का वेरिएशन। ठीक है, टाइम के साथ वोल्टेज का वेरिएशन, जीटा का वेरिएशन या करंट का वेरिएशन, इस तरीके का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर एसी कहते हैं। हाँ, स्क्वायर के शेप में जो है या रेक्टेंगल के शेप में जो है वो वोल्टेज या करंट का वेरिएशन है, तो इसको स्क्वायर एसी कहेंगे। ठीक है, कहते हैं, नाम है। और मान लो कि जैसे तुम्हारा जो है वोल्टेज या करंट का जो वेरिएशन है वो तुमको दिख रहा है कि इस तरीके का बन गया। ठीक, ये हमारा वेरिएशन हो गया। ये भी हमारा एक एसी का रिप्रेजेंटेशन है भाई। टाइम के साथ ये वोल्टेज या करंट वेरी कर रहा है। तो ये आपने शाह देखी है, शाह आरी लकड़ी काटने के लिए यूज करी जाती है। यस सर। हाँ? यस तो इसको हम लोग शॉर्ट टूथ एसी कहते हैं ना, जैसे आरी का दांता बना होता है तो इसको शॉर्ट टूथ एसी कहते हैं। ठीक है, और साइन या कोसाइन के फंक्शन है तो अपना ऐसा वेरिएशन होगा ही। ठीक है, इस तरीके का अगर वेरिएशन है भाई जीटा का या आई का ये हो, या फिर कॉस का फंक्शन हो, या जनरल किसी थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग दिखा दें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा हो, है ना। ये भी
तो ये हमारा साइनोसॉइडल एसी हो जाएगा, ठीक है। इसको साइनोसॉइडल एसी का नाम देंगे। साइन या कोसाइन का फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वेरिएशन अगर आ रही है तो उसको हम लोग साइनोसॉइडल एसी के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब कई एक बार क्या होता है कि हमारा जो एसी है उसमें साइन या कोसाइन का तो फंक्शन है, बट कई सारी फ्रीक्वेंसीज का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें देखो, तो इस जीटा नॉट को बोलते हैं आप पीक वैल्यू, है ना। जीटा नॉट को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। और ओमेगा को आप बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा 2 पाई न्यू से लिखा जाएगा, न्यू दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और 1 अपॉन न्यू टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड 1 अपॉन न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम पीरियड होगा हमारे उस पर्टिकुलर एसी का। जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक कंप्लीट साइकिल उसकी पूरी हो रही है वो उसका टाइम पीरियड के रूप में जो है आप रिकॉग्नाइज करोगे, है ना। जैसे यहां से यहां तक लेकर के एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, तो इसको 1 टाइम पीरियड के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे। यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो इसको आप एक टाइम पीरियड के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट, फिर ये दूसरी साइकिल हो गई, ये तीसरी साइकिल हो गई। तो ये टी हो गया, ये 2t हो गया, ये 3t हो गया ना भाई। ये t हो गया, ये 2t हो गया। क्लियर? जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक साइकिल हमारे उस पर्टिकुलर वेरिएशन का, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसको हम टाइम पीरियड के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है इट विल बी 1 टाइम पीरियड, है ना। यहाँ से यहाँ तक इसमें, या इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ड्यूरेशन 1 टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो कई बार हमारे सोर्सेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डिफरेंट कई सारी फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन हो या एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एसी, ठीक है। Combination of DC and AC are combination of AC of different frequency. Combination of DC and AC are combination of AC of different frequency is known as complex AC, है ना। उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एसी कहेंगे। जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके का वेरिएशन हो गया भाई, ये ऐसा वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स एसी को जो है रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक तरीका बन गया, ठीक है। जीटा आर आई, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स एसी हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है बात? अब जब भी हम लोग एसी की बात करेंगे तो उसमें दो टर्म अक्सर करके यूज में आएंगे। एक होता है मीन वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
ठीक है ना। मीन वैल्यू का क्या मतलब है? मीन वैल्यू का मतलब है, फिजिकल पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं, फिर मैथमेटिकल तो आप समझ ही सकते हैं। जैसा मीन के से आपके पास जानकारी है, मीन किसी भी वेरिएशन का कैसे कैलकुलेट करते हो? कोई भी हमारा बैरिंग अगर फंक्शन, हाँ हाँ हाँ, कोई भी अगर बैरिंग फंक्शन है तो उसका मीन चाहिए, तो उसका तरीका क्या है भाई? वन टाइम पीरियड के लिए आप उसको सम करेंगे और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो दैट विल गिव यू द मीन वैल्यू। ठीक। फिजिकल मीनिंग इसका समझना है। मान लो कि कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है, इस अल्टरनेटिंग सोर्स को हमने एक रजिस्टर के अक्रॉस वन टाइम पीरियड के लिए कनेक्ट करा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ दैट रजिस्टर। उस एसी सोर्स को हटा करके उसकी जगह पे वहां पे एक डीसी सोर्स, कांस्टेंट डीसी सोर्स लगा दें फॉर द सेम ड्यूरेशन, और उस कांस्टेंट डीसी से भी अगर सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो करता है, तो उस डीसी का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग एसी के मीन वैल्यू के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वाला का। नोट करो ना, इफ द एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस if the AC source is connected across a resistor for one time period, is same as that of a constant DC source same as that of charge flown by constant DC source, लिखिएगा charge flown by constant DC source। सर आपने रजिस्टर ऑफ वन टाइम पीरियड के बाद क्या बोला? एक मिनट लिख देते हैं। If an AC source is connected across a resistor one time period and flown through the register is same as that of charge flown by a constant DC source. In same duration of time. Then the measurement of DC source
is known as mean value of AC source। वो EMF के लिए भी हो जाएगा, वो करंट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि 1 टाइम पीरियड के लिए एक एसी सोर्स को आपने कनेक्ट किया है रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसका एवरेज लिखना है, मीन लिखना है, तो जीटा एवरेज या जीटा मीन लिखने का तरीका मैथमेटिकल क्या है भाई, जीटा dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाई t, ठीक है। एक टाइम पीरियड में यस सर। आप उसको कैलकुलेट करेंगे एवरेज की वैल्यू। इसी तरीके से आई एवरेज या आई मीन लिखने का तरीका होगा आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइडेड बाई t। ये इसका मैथमेटिकल तरीका हो गया, ठीक है ना। किसी भी बैरिंग फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी वेरिएशन का एवरेज, जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन है, उसका एवरेज या मीन निकालने का यही तरीका है ना भाई। 1 टाइम पीरियड के लिए आप उसमें क्या चेंजेस आए हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करो और उस टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो वो आपको एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। यस। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वो हमारी जो भी एसी है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर और टाइम एक्सिस के नीचे दोनों तरफ का जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल है। तो इंटीग्रेशन मतलब इवैल्यूएशन ऑफ एरिया होती है, आपको मालूम ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ एरिया, और ऊपर वाली एरिया को आप पॉजिटिव और नीचे वाले को निगेटिव लेते हो। इंटीग्रेशन में ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मिलेगा, नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग निगेटिव मिलेगा। तो नेसेसरली उसको जब आप ऐड करोगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 0, यस सर। ठीक है ना। तो जब कभी भी हमारा सिमेट्रिकल एसी होता है तो उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। इसीलिए सिमेट्रिकल एसी के लिए जो मीन है वो 1 टाइम पीरियड की जगह पे हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करा जाता है, ठीक है। पर सिमेट्रिकल एसी एवरेज वैल्यू जब भी आप निकालोगे या आई एवरेज जब भी आप निकालोगे तो ये 0 मिलेगा ना। इसलिए therefore for symmetrical AC mean value is defined for half of the time period, ठीक है ना। मीन वैल्यू को हम लोग हाफ टाइम पीरियड के लिए जो है वो डिफाइन करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। अब आइए बात कर लेते हैं जो जनरली हमको मिलेगा एसी साइनोसॉइडल ही मिलेगा। तो साइनोसॉइडल की मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को ये जो नया मॉडिफाइड आपके पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका बना उसके अकॉर्डिंग क्या होएगी वैल्यू। यहां से तो आप देखोगे तो उसका 0 ही रहेगा, क्योंकि साइन या कोसाइन का फंक्शन है तो वो टाइम एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल ही होगा ना भाई। यस सर। ठीक है, तो साइनोसॉइडल एसी के लिए हमको क्या मीन वैल्यू के लिखने की तरीके मिलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फॉर साइनोसॉइडल एसी
साइनोसॉइडल एसी के लिए मान लो कि हम आई का ही लिखते हैं। लेट आई जो है वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्रेजेंटेशन पा रहा है, और एक जनरलाइज करना है तो यू मे ऐड फाइव आल्सो, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे फाइव भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा साइनोसॉइडल एसी है, और इसका हमको मीन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बनाना है। ये कांस्टेंट हो सकता है। तो कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग ये फाई को हटा करके ही आगे बात करते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम किसी भी साइन या कोसाइन फंक्शन के लिए सिमिलर वे में आगे बढ़ सकते हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने फंक्शन लिया, और इसके लिए हम जो है मीन का इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, आई एवरेज को लिखना चाहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा भाई? 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई लिखा बाय जाएगा इसका टाइम पीरियड। यस सर। तो T/2 कितना हो जाएगा? पाई बाई ओमेगा ना। तो यहाँ पे रखो भाई, आई एवरेज को लिखना है तो आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा लिखा जाएगा। यस सर। हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एवरेज के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो आई नॉट इंटू ओमेगा डिवीजन में पाई, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस ओमेगा कॉस टी ओमेगा बाई टी बाय ओमेगा, पाई ओमेगा। और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई ओमेगा। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई पाई, ओमेगा से ये ओमेगा हटा दिया, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का कॉस पाई हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस थीटा हो, कॉस 0 हो जाएगा। तो दैट इज 2/पाई इंटू आई नॉट। यानी कि एवरेज वैल्यू को लिखने का हमारे पास एक जनरल तरीका मिल गया। जो कि हमको याद रखना है वो क्या है कि एवरेज वैल्यू ये लिखा जाएगा 2/पाई मल्टीप्लाइड बाई पीक वैल्यू, है ना। इसको हम लोग एवरेज वैल्यू फॉर साइनोसॉइडल एसी के लिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया जनरल, जो हमको यूज करना है अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। वैसे जो एवरेज वैल्यू है वो फिजिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू जो है वो फिजिकल इंपॉर्टेंस का नहीं है। जो फिजिकल इंपॉर्टेंस के टर्म है जो फ्रिक्वेंटली आपको जगह जगह पे यूज करना होगा, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। ये प्रॉब्लम में कभी पूछा जाए तो वहां पे आप इसको यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर।
RMS वैल्यू, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फिजिकली जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो डिफाइन करने का तरीका क्या है कि अपने अल्टरनेटिंग सोर्स को एक रजिस्टर के अक्रॉस वन टाइम पीरियड के लिए कनेक्ट कर दो। There will be certain heat dissipated in that register, कुछ हीट उसमें डिसिपेट होगा, ठीक है। अब उस एसी को हटा लीजिए और एसी की जगह पे कांस्टेंट डीसी लगा दीजिए और कांस्टेंट डीसी को सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करिए। अगर उस डीसी के कारण भी उतना ही हीट डिसिपेट हो रहा है तो जो डीसी का मेजरमेंट होगा वो एसी का आरएमएस कहलाएगा, ठीक है। Yes, sir. If an alternating source is connected across a register for one time period and amount of heat dissipated in register is same as that of heat dissipated heat dissipation when a constant DC is applied for same duration of time, then measurement of DC will be known as RMS value of AC, ठीक है। चाहे वो वोल्टेज हो या वो करंट हो, दोनों में क्या सेम डेफिनेशन, ठीक है ना भाई। और जैसा नाम से क्लियर है, अगर इसी चीज को मैथमेटिकली आपको लिखना है भाई तो स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, आई स्क्वायर डी टी करना है, इंटीग्रेशन फॉर 0 से t डिवाइडेड बाई t और इसका कर देना है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा IRMS, ठीक है ना। इसी तरीके से जीटा आरएमएस लिखना है तो जीटा आरएमएस के लिए भी सेम क्राइटेरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t जीटा स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी, स्क्वायर का मीन हुआ उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। दिस विल बी द आरएमएस वैल्यू फॉर ईएमएफ एज वेल एज करंट, ठीक है। कोई भी अगर एसी आपको दिया जा रहा है तो आप उसके लिए आरएमएस को इसी के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोगों को जो एसी मिलेगी वो साइनोसॉइडल मिलेगी,
तो हम लोग साइनोसॉइडल के लिए अलग से फॉर्मूला बना लेते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आपको कभी दूसरे किसी एसी के लिए आरएमएस लिखने को बोला जाए तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट करके इसका फॉर्मूला बनाएंगे उसी तरीके से इंटीग्रेट करके आपको उसके लिए आरएमएस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन बनाना होगा। हाँ, एक चीज और, कभी कभी आपको ऐसे भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं जिसमें डीसी का आरएमएस पूछा जाए, है ना। तो अगर डीसी कांस्टेंट है तो एज डिफिनीशन आपको मिलेगा कि कांस्टेंट डीसी का आरएमएस डीसी के बराबर ही होगा। यस सर। और अगर डीसी वेरिएबल है ना, जैसे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करी जा रही हो या एलआर सर्किट की बात करी जा रही हो, तो उसमें करंट आपको मिलता है ना कि वैरी करता है। यस सर। तो उस केस में आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया जाएगा कि आप इस टाइम के लिए उसका आरएमएस बताइए, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल डीसी है तो वहां पे टाइम आपको बताया जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं है, वेरिएबल डीसी है तो, है ना। यस सर। वो तो यूनिडायरेक्शनल होगी, लेकिन वैरिइंग होगी तो वहां पे टाइम आपको मेंशन किया जाएगा कि इस टाइम के लिए इसका आरएमएस बताओ। तो फार्मूला यही रहेगा, बस ये टी की जगह पे जो गिवन टाइम रहेगा उसके लिए आपको ये इंटीग्रेशन करना होगा, उसी टाइम से उसको डिवाइड करना होगा और फिर स्क्वायर रूट कर देना होगा, ठीक है। यस सर। अब आइए साइनोसॉइडल के लिए पहले बना लेते हैं आरएमएस को लिखने का तरीका। साइनोसॉइडल एसी के लिए मान लीजिए कि आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी से जो है वो डिफाइंड है। अब इसका आई आर एम एस लिखना है भाई, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 0 to 2 पाई बाई ओमेगा लिमिट हो गई आई स्क्वायर, यानी कि आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। लिखेंगे ना आरएमएस वैल्यू। यस सर। आई नॉट का स्क्वायर यहां से तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के और रूट के भी बाहर ले लिया तो आई नॉट हो गया। रूट के अंदर में ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है भाई। तो कॉस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप यहां से लिखना चाहोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 - cos 2 थीटा/2 से। हाँ सर। ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी/2 और इंटू डी टी लिख सकते हैं ना इसको इतना। यस सर। यस। यस। ये हो गया आई नॉट, स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 भी इधर कर लेता हूं
तो ओमेगा अपान 4 पाई हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और cos 2 ओमेगा t का हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। लिख सकते हैं। यस सर। लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब लिमिट को प्लेस करो भाई, तो आई नॉट रूट के अंदर में ओमेगा अपान 4 पाई, अपर लिमिट इसमें प्लेस किया तो 2 पाई बाई ओमेगा, लोअर लिमिट प्लेस किया तो 0, इसमें अपर लिमिट रखी है तो t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया तो साइन 4 पाई हो गया। और 0 रख दिया तो प्लस साइन 0 अपान 2 ओमेगा। लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो ये हो गया आई नॉट बाई रूट 2 ना भाई। यस सर। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया जो हम यूज करेंगे। आरएमएस वैल्यू किसके लिए है? साइनोसॉइडल एसी के लिए है, करंट के लिए भी वोल्टेज के लिए भी, दोनों के लिए। कैसे लिखना है? आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो ये हमको आरएमएस साइनोसॉइडल का लिखने को मिल गया। अब मान लीजिए कि कभी हमको कोई कॉम्प्लेक्स एसी मिलता है जो कि कई सारी एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन है, तो कांस्टेंट डीसी का आरएमएस तो उस डीसी के बराबर ही होगा, ऐसा आपको मालूम है। यस सर। और अगर मान लो कि कई एसी का कॉम्बिनेशन है जो कि सारे के सारे साइनोसॉइडल है, अगर फॉर ए टाइम बिंग अज्यूम कर लो, तो साइनोसॉइडल के लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए हम आरएमएस लिखने का तरीका हमारे पास हो गया। यस सर। तो उस कॉम्प्लेक्स एसी का आरएमएस लिखने के लिए हम ये इस इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या है कि अगर हम इंडिविजुअल के आरएमएस इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो हमको क्या करना है कि हर एक का आरएमएस अलग अलग आप रिकॉग्नाइज करो, सबके स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट ले लो। ठीक है ना। पर कॉम्प्लेक्स एसी आरएमएस लिखना है, मान लो आई आरएमएस सिंबल के रूप में ही लिख देते हैं। आई आरएमएस लिखना है तो क्या करना है? हर एक इंडिविजुअल का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, उसको जोड़ना है सबको और फिर स्क्वायर रूट कर देना है। हर एक इंडिविजुअल के आरएमएस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करिए, उसको स्क्वायर करिए, ऐड करिए, रूट ले लीजिए। दैट विल बी द आरएमएस फॉर दैट कॉम्प्लेक्स एसी। कहने का क्या मतलब है, जरा इधर एक इलस्ट्रेशन, एक केस से समझिए। जैसे मान लो कि तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया गई, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी। ये मान लो कि तुमको एक एसी का रिप्रेजेंटेशन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो इस पहले वाले का आरएमएस आई नॉट ही होगा,
है ना। कांस्टेंट डीसी का आरएमएस डीसी के बराबर बोला था Yes, अभी। sir. यस सेकंड वाले का आरएमएस वैल्यू I आई not by root 2. आरएमएस आई नॉट बाई √2। तीसरे वाले का आरएमएस Root 2 I not. 2I0 बाई √2 ना। Yes, sir. ये आपको जानकारी हो गई, हर एक तीनों का अलग अलग आपको मालूम है। तो अब इसका आरएमएस लिखने को बोला गया तो तरीका क्या बोला भाई, इन सब को स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट ले लो। तो I0 का स्क्वायर प्लस I0 बाई √2 का स्क्वायर प्लस √2 I0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 I0 का स्क्वायर। तो 4 1 5 4 2 6 1 7 √7/2 इंटू I0, है ना। ये तुम्हारा आरएमएस हो गया। आसान तरीका है, ठीक है ना। Yes, हर sir. एक का अलग अलग आरएमएस अगर आप ये आसानी से लिख सकते होंगे तो आप क्या करिए, हर एक इंडिविजुअल का आरएमएस लिखिए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए और फिर आप उसका रूट ले लीजिए। दैट विल गिव यू द आरएमएस वैल्यू फॉर दैट कॉम्प्लेक्स एसी। हम्म यस सर। सर हमें पीक वैल्यू के साथ डिवाइड करना है ना √2। है। सर हमें पीक वैल्यू के साथ डिवाइड करना है ना √2 को। हाँ, इंडिविजुअल साइनोसॉइडल एसी के लिए। सर फिर फर्स्ट वाले में सिर्फ I0 ही आएगा। तो बोला तो कांस्टेंट डीसी का जो आरएमएस होता है वो, ये तो डीसी है ना भाई। यस इस इसका रूट मीन स्क्वायर निकालो, फॉर्मूला जो बताया उसके अकॉर्डिंग। तो I0 का स्क्वायर इंटू dt 0 से t डिवाइडेड बाई t का रूट टाइम क्या आएगा, I0 ही तो रहेगा ना। यस सर। तो किसी भी कांस्टेंट डीसी का जो है आरएमएस वैल्यू उस डीसी के बराबर ही होता है, उसका एवरेज वैल्यू भी डीसी है ना। किसी कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज करो या रूट मीन स्क्वायर करो, दोनों बराबर ही रहते हैं ना। तो ये Yes, कांस्टेंट है ना भाई, है ना। Yes, sir. हम्म। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंशिका, नो सर। अंशिका, अंशिका कह रहे हैं। हाँ अंशिका है तो तुम बोलेगी नहीं। भास्कर, यस सर। ठीक है। यस सर। हर्षित, यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। चलो, तो एक प्रॉब्लम खुद से करो जरा, देखें क्या होता है। I = I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ये सर आपने बुलाया था। अंशिका बोल रही है, यस सर। बड़ी देर से रिस्पॉन्ड किया, क्या बात है। सर वो माइक काम नहीं कर रहा था लैपटॉप का। ओके, कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा था कि समझ में आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। इसका आरएमएस बताओ।
मिला क्या किसी को? सर बस 2 मिनट। I naught by 2 into root 3 by 2. हम्म वर्षा, अंडर रूट 1/2 into I naught. अंडर रूट कितना बोली प्रिया? 1/2 into I naught. अरे कैसे क्या कर दिया तूने? और I naught किसी by 2 into root 3 by 2. रूट के अंदर 3/2? Yes sir. और कोई? Sir, I naught into under root of 3/8. ठीक। गणेश? यस सर, वो फर्स्ट वाला अंडर रूट 3/2 वही वाला। अंडर रूट 3/2 और डिवाइडेड बाई 2 भी तो अलग से बोला है ना वो? Yes sir. यस हाँ भाई चलो ठीक है, तो 3 लोगों ने सही बताया। अब आपको मालूम है कि इसको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखना है तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं क्या? Yes sir. अब आई नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखा जा सकता है, अभी बताया है इसको। तो ये हो गया आई नॉट बाई 2 माइनस आई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है ना? अब एक ये कांस्टेंट डीसी हो गया, एक साइनोसॉइडल एसी हो गया। अब ये दोनों का आपको आरएमएस मालूम है, तो आई आरएमएस को लिखने के लिए क्या करेंगे, आई नॉट बाई 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसका आरएमएस हो जाएगा आई नॉट बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और फिर रूट ले लेंगे ना। बोलो भाई। यस तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 4 प्लस आई नॉट का स्क्वायर बाई 8 रूट के अंदर, तो ये हो गया रूट के अंदर 3/8 इंटू आई नॉट। दिस विल बी द आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो ऐसे आप आरएमएस का कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स एसी की जब बात करी जा रही होगी तो वहां पे। ठीक है, एक कांस्टेंट डीसी का आरएमएस, वेरिएबल डीसी का आरएमएस निकालो। एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में जो आई लिखा जाता है वो आई नॉट ई टू द पावर माइनस का टी बाई टाउ से लिखा जाता है।
यस सर। फाइंड the RMS value of I for time 0 to tau। 0 से टाउ टाइम के लिए इसका RMS बताओ, निकालो तो, ट्राई करो। इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना भाई, यहाँ यस पे सर। आपको इंटीग्रेट करके निकालना है। करना क्या है, ये करना है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, सब लोग करिए। IRMS इक्वल हो जाएगा I0 e⁻ का t/टाउ का होल स्क्वायर इंटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, और ये चला जाएगा रूट के अंदर। ये इंटीग्रेशन करके निकालो RMS और बताओ कि कितना होगा। I0 नहीं है, I है। I0 by tau under root 1 by e minus 1। I0 by टाउ under root 1 by e minus 1। ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया, सर टाउ हटा दो सर। ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स। ये तो इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी हो गया ये तो। सर I0 अपॉन e अंडर रूट e स्क्वायर माइनस 1/2। कौन बोला, प्रिया? स्नेहा। श्रेया? सर I0 अंडर रूट के अंदर 1/2 इंटू 1 माइनस 1/e²। हम्म, और भी कोई बताएगा? सर I0 अंडर रूट 1 माइनस 1/e। चलिए आइए देखें। इधर में से I0 का स्क्वायर है भाई, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया,
तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर डिवीजन में टाउ, इसको एज इट इज लिख लिया। अब आते हैं इंटीग्रेशन में, 0 से टाउ e टू द पावर माइनस का 2t बाई टाउ इंटू dt लिखा जाएगा ये ऐसे भी। यस सर। आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ, e टू द पावर माइनस का 2t बाई टाउ है तो e टू द पावर माइनस का 2t बाई टाउ डिवाइडेड बाई माइनस का 2 बाई टाउ, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ की, और ये पूरा रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब लिमिट को प्लेस करते हैं तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ, और ये टाउ ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे रह गया, माइनस को वहीं पे रहने देते हैं अभी, ठीक है। लिमिट प्लेस करते हैं तो t की जगह पे टाउ रखा तो माइनस का e टू द पावर माइनस का 2 हो गया, t की जगह पे 0 रखा तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है क्या? टाउ से Yes, sir. टाउ कैंसिल हो गया, और इसको आप आई नॉट बाई ई स्क्वायर रूट के अंदर ये ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आई नॉट रूट के अंदर 1/2 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये शायद 2 लोगों ने आंसर ये बोला था क्या, तो 2 लोगों का सही है, स्नेहा एंड देवेश, ठीक है भाई। यस सर। क्लियर है? तो कभी आपको वेरिएबल अगर डीसी दिया गया तो उसको इंटीग्रेशन के द्वारा आपको कैलकुलेट करना होगा, कभी आपको एसी देगा तो वहां पे साइनोसॉइडल है तब तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2 से लिख लेंगे, और अगर साइनोसॉइडल नहीं है तो वहां पे आप जो भी फंक्शनल वेरिएशन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू का क्या मतलब है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स को जब आप सर्किट में दिखाना चाहते हैं तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे गोला बना करके उसमें ऐसे साइन वाला फंक्शन का ग्राफ बना देंगे तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है ना। अल्टरनेटिंग सोर्स को जब भी सर्किट में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है ना, गोला बना के उसमें ऐसे साइन वाला ग्राफ बना देंगे तो ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब अल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में या तो आपको फंक्शन के रूप में इंफॉर्मेशन रहेगा पहली चीज, या दूसरा आपको वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होएगी। जैसे आपको मालूम है कि अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, पहली चीज तो ये तो सबको ध्यान में होगा कि एसी की सप्लाई होती है ना, डीसी नहीं है ना, अपने घरों में जो आता है बिजली, है ना। यस सर। ये तो सबको जानकारी है ना भाई। यस सर। Yes. सप्लाई जो है वो एसी का है, और एसी बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज में है, उसके पीछे बड़ा कारण है। पहला तो इसका एक मेन कारण है कि इसका जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह को, है ना,
आपने इलेक्ट्रिसिटी कहीं जनरेट करी और उसको सप्लाई आप कहीं पे दे रहे हो, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं है कि जिस शहर में आप यूज करना चाह रहे हैं हर शहर में एक एक ठे पावर प्लांट लगा दीजिए, ठीक है। तो जगह जगह पे पावर प्लांट लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर बना हुआ है, वहां से जो एनर्जी जनरेट हुई उस एनर्जी को आप एक दूर दूर तक के सेक्शन में जो है वो थ्रू द केबल्स ट्रांसमिट करके ले जाते हैं, है ना। देखे होंगे बड़े बड़े टावर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है ना। यस सर। हाँ। यस सर। तो जब कभी भी कोई भी करंट है अगर वो किसी वायर के थ्रू फ्लो कर रही है तो उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होती है ना, I²R से लिखते हो, यस ठीक है। तो वायर है तो सुपर कंडक्टर तो आप यूज करोगे नहीं ट्रांसमिशन लाइन को बनाने में, अदरवाइज वो कास्टिंग इतनी हो जाएगी, उस ट्रांसमिशन का प्रोसेस इतना महंगा हो जाएगा कि वो बिजली से ज्यादा ट्रांसमिशन का कास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें कि लॉस एनर्जी का कम से कम हो। एसी के साथ एक एडवांटेज क्या है कि आप इसको आसानी से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, है ना। कॉलोनी में आपके घरों के अगल बगल कहीं जो है देखे होंगे तो ऐसे एक डब्बा नुमा चीज लगा रहता है ना, छोटा छोटा, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखा है सबने, हाँ। यस सर। यस सर यस देखा सर। है। हाँ, तो वो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल में और हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस डिवाइस इज ओनली वर्किंग विद एसी, ये डीसी के साथ वर्क नहीं करता, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का हेल्प लेकर के इजीली जो है हम ट्रांसमिशन में जो आने वाले लॉसेस हैं उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए फ्रीक्वेंटली जो यूज में है वो आपका एसी का जनरेशन और एसी का एक जगह जनरल में यूज, और एसी को आप डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ना। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डीसी, थोड़ा सा उसमें एक अरेंजमेंट लगाना होता है, ठीक है। उस अरेंजमेंट को अप्लाई करके आप उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं अगर किसी जगह पे हमको डीसी की रिक्वायरमेंट है तो हम उसका डीसी में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वैसे तो इस डीसी भी एसी में कन्वर्ट होती है, कर सकते हैं, बट उसकी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एसी का डीसी में कन्वर्जन आसान है, ठीक है। इस वजह से फ्रिक्वेंटली जहां भी देखोगे ना वहां पे हर जगहों पे एसी की ही सप्लाई है। अपने घरों में जो हाउस होल्ड सप्लाई आती है वो आपको मालूम है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है ना। इंडिया में यस सर। जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है अपने एसी की जो सप्लाई आती है अपने यहाँ। 50 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हैं। सर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हाँ, एक सेकेंड में 50 बार करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, 50 टाइम्स, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन जो है वो एक सेकेंड में 50 टाइम्स चेंज कर रहा है, ठीक है। और एक चीज जो आपको बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है कि जब कभी भी किसी एसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा और कुछ भी स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं होगा तो जो वोल्टेज या करंट गिवन होगा दैट विल बी द आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कोई बोला कि आपके घर की जो सप्लाई है 220 वोल्ट की है,
तो 220 वोल्ट उसका पीक वैल्यू नहीं है, वो क्या है, आरएमएस वैल्यू। RMS। ठीक है ना। यस सर। इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में भी जब आपको कोई वोल्टेज या कोई करंट एसी से रिलेटेड बोली जाएगी तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू होगी, है ना। जब भी आपको पीक वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना होगा प्रॉब्लम में, तो वहां पे मेंशन करा जाएगा कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट इज दिस मच। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा गया तो मतलब समझिए कि वो आरएमएस गिवन है आपको। ठीक है भाई, ध्यान में रहेगी बात। यस सर। Yes। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट कह दिया, इसका मतलब उस सोर्स का जो वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। अगर ये कहना होता कि पीक वोल्टेज, तो वहां पे कहा जाएगा कि एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज इज 240 वोल्ट, वहां पे बोला जाएगा। ठीक है ना। यस सर। अब आइए देखते हैं कि कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स को हम किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस सर्किट एलिमेंट में करंट कैसी फ्लो करेगी, वोल्टेज क्या होगा अप्लाइड है तो क्या करंट होगी, क्या पावर कम कंज्यूम होगा उसके द्वारा, इसके से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आती है ना। तो पहले हम लोग जो 3 सर्किट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, है ना, यही 3 सर्किट एलिमेंट है ना हमारे पास। यस सर। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन्हीं तीनों की बात अभी तक हुई है, यही 3 का यूज हमको करना है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग पहले हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज सोर्स अगर हमने अप्लाई किया तो करंट उसमें कैसे फ्लो करेगा, तीनों में अलग अलग क्या इंडिविजुअल में पावर कंज्यूम होगा, क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया बन रही है, तीनों के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर हम इनके कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे। ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट। मान लीजिए कि ये हमारा एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस बोल दिया गया कि R का है। इस रजिस्टर को हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया एट टाइम t। इसका ईएमएफ लिखने का तरीका है ओमेगा नॉट जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा t। ये मान लीजिए कि हमने वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया और ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम t कहा है उस टाइम t पे हमारे इस रजिस्टर में करंट I की है और लेफ्ट टू राइट हम टाइम t पे करंट कह रहे हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम ये करंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो इंड है वो हायर पोटेंशियल पे है इधर वाले के कंपैरिजन में, यही ना मतलब हुआ भाई। यस सर। यस सर। ठीक है ना। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करती है। इस टाइम t के लिए जब हम करंट को I कर रहे हैं, वोल्टेज का टाइम के साथ रिप्रेजेंटेशन जीटा नॉट साइन ओमेगा t से हमने रिप्रेजेंट करा है, अपने इस सर्किट के लिए वही केबीएल या किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करते हैं इस लूप के लिए। किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करें तो यहां से यहां को गए, गेन मिला वोल्टेज का, कितने का मिला भाई, जीटा नॉट साइन ओमेगा टी का गेन मिला टाइम टी पे।
इस रजिस्टर में आप जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, I इंटू आर का लॉस हो गया और 0 के बराबर हो गया ना भाई। यस सर। तो इधर से आपको मिल गया कि I जो होगा वो जीटा नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी से लिखा जाएगा। ये हमारा करंट हो गया सर्किट में। इंफॉर्मेशन जो बन रही है कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है जिसको हम आई नॉट कहते हैं वो जीटा नॉट बाई आर से लिखा जाएगा। और जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि अगर हमारा वोल्टेज साइन का फंक्शन था तो करंट भी हमको साइन का फंक्शन मिल रहा है। दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है ना। करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज के हैं, एक साइन का फंक्शन तो दूसरा भी जो है वो साइन का ही फंक्शन है। सेम फंक्शन। पावर के लिए अगर हम बात करते हैं, पावर कंज्यूम्ड, तो ये हमारा है जीटा इंटू आई से लिखा जाएगा ना भाई, पावर कंज्यूम्ड। यस सर। तो जीटा नॉट साइन ओमेगा टी इंटू जीटा नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ये पावर कंजम्पशन का इंफॉर्मेशन हो गया। किसी भी टाइम टी पे जीटा नॉट का स्क्वायर बाई आर variation of the power consumed by the circuit। अब ये साइन स्क्वायर का फंक्शन मिला भाई, और अभी आपने देखा है कि साइन स्क्वायर का अगर फंक्शन है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है, 1/2 ऑफ द पीक वैल्यू। यस सर। आरएमएस के कैलकुलेशन में मिला था ना। इसमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत तो है नहीं, हमें लगता है सीधे सीधे लिख दूं कि अगर हमको Yes, एवरेज पावर कंज्यूम्ड लिखना है, पी एवरेज, तो ये लिखा जाएगा जीटा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी द जीटा नॉट का स्क्वायर बाई 2r से लिखा जाएगा। या एक एक्सप्रेशन आप इस फॉर्म में भी इसका याद रख सकते हैं, पावर एवरेज होगा जीटा नॉट बाई √2 इंटू जीटा नॉट बाई √2r, ऐसे भी लिख सकते हो ना। यानी कि जीटा आरएमएस आई आरएमएस, ये हमारा एवरेज पावर कंज्यूम्ड है यहाँ। ठीक है क्या। यस सर। पावर की जो वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, दैट इज डबल दैट ऑफ द आइदर वोल्टेज आर करंट। ग्राफ के रूप में अगर दिखाना चाहोगे, यही जो है इनके बीच का फेज रिलेशन। तो ये साइन का फंक्शन हमारा वोल्टेज का था,
ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन था। तो करंट भी जो है साइन का ही फंक्शन मिला है, दोनों एक ही फेज में जा रहे हैं। जब वोल्टेज अपने पीक पे है तभी करंट भी अपने पीक पे है, जब वोल्टेज जीरो है तभी करंट भी जीरो है। ये आई का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। यस सर। और पावर को अगर बनाना है ग्राफ के रूप में तो देखिए, जितने समय में वोल्टेज या करंट का आधा साइकिल होगा उतने में पावर का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आधे में एक साइकिल कंप्लीट, फिर अगले आधे में दूसरा साइकिल। ये पावर के वेरिएशन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अरे साइन स्क्वायर का ग्राफ है भाई, यस सर। निगेटिव साइड में जाएगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा ना। यस सर। तो जो पावर की फ्रीक्वेंसी आएगी तुमको वेरिएशन की, वो वोल्टेज या करंट की दोगुनी होगी, ठीक है ना भाई। तो दिस इज द Yes, sir. फेजर रिलेशन जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक, मेन पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर साइन का फंक्शन है वोल्टेज तो करंट भी साइन का फंक्शन होगा, वोल्टेज अगर कॉस का फंक्शन है तो करंट भी कॉस का फंक्शन होगा। यानी कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, बोथ विल बी इन फेज, है ना। रजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि हम फेज को दिखा दें तो आई और ये वी आर, मान लो कि वी आर वोल्टेज कह दे रहे, दोनों इन फेज होंगे। दूसरा, एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगा, जीटा आरएमएस आई आरएमएस से लिखा जाएगा। पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी दोगुनी होगी, इधर वोल्टेज या करंट के फ्रीक्वेंसी के। आज को यहीं पे करते हैं फिनिश, यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट जो है आगे अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी, सर बाय सर पी एवरेज में सर जीटा नॉट स्क्वायर बाय 2r क्यों आया, नीचे 2 क्यों आया? ये कहाँ चला गया, बंद हो गया क्या? ले शिट। एक मिनट थोड़ा सा वेट करो भाई, लगता है आज का पोस्ट नहीं हो पाएगा क्या? हम्म। तीस, आठ, बाईस, एक। हाँ है, चल।